नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये साइंस क्लास 10 साइंस के हैं और एनसीईआरटी के मिड से हम लोग ने बिल्कुल लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो चैप्टर है उसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब जो क्लास 10 में बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे इस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया, लेकिन कई सारे ऐसे बोर्ड्स हैं जिसमें इस चैप्टर को डिलीट नहीं किया गया और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गंगा एक्शन प्लान के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? गंगा एक्शन प्लान वाज मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट। तो मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे पैसे खर्च हुए थे, करोड़ में पैसे खर्च हुए थे। केम अबाउट इन डैश। तो आपने सुना होगा नमामि गंगे। तो नमामि गंगे जो है ये प्रोजेक्ट तो अभी कुछ दिन पहले आया, लेकिन ये जो गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट था ये बहुत पहले का है। यही बताना है कब आया था। तो ये लॉन्च हुआ था 1985 में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्यों लॉन्च हुआ था ये पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें कहा गया क्वालिटी ऑफ वाटर जो गंगा में थी, ठीक है, गंगा का पानी आपको पता होगा बहुत ज्यादा प्रदूषित कर दिया गया, जिसकी वजह से इसको लॉन्च किया गया था कि गंगा के पानी को क्या किया जाए, फिर से शुद्ध किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया, अब देखिए एक बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन डैश। अब आपको बताना है जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है ये ह्यूमन के किस पार्ट में पाया जाता है। हुज प्रेजेंस इन वाटर। तो अगर ये बैक्टीरिया पानी में प्रेजेंट है, ठीक है, मान लीजिए बैक्टीरिया पानी में प्रेजेंट पाया जा रहा है, तो क्या है, इंडिकेट्स कंटेमिनेशन। तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि पानी जो है वो प्रदूषित है। बाय डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा गया कहाँ पे होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही है। तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के बारे में याद रखिएगा कहाँ पाया जाता है, तो ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया द गंगा रन्स इट्स कोर्स ऑफ ओवर। तो देखिए गंगा की टोटल आपसे मेनली लेंथ पूछी गई है कि गंगा की टोटल लेंथ क्या है, कितनी दूर वो फ्लो होती है, मतलब कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक वो फ्लो होती है। तो आपको पता होगा गंगा का अगर ओरिजिन पॉइंट देखा जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर है, और फिर वो कहाँ जाके गिरती है, तो अरेबियन सी जो है वहाँ जाके, अरेबियन सी होता है बे ऑफ बंगाल में जाके ये फाइनली गिरती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश से बगल जाती है और वहीं पे बे ऑफ बंगाल पड़ता है, वहीं जाके ये गिर जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि जो गंगा की लेंथ है वो कितनी है, अबाउट 2500 किलोमीटर है। तो 2500 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इसकी लेंथ है, ठीक है। तो देखिए कहा गया गंगोत्री से स्टार्ट होती है जो कि हिमालयाज में है, और कहाँ तक जाती है, गंगा सागर, हमने आपको बताया बे ऑफ बंगाल तक ये जाएगी और उसी बंगाल की खाड़ी में जाके ये अपने पानी को ड्रेन कर देती है। नेक्स्ट पे आते हैं। ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन दिया गया, इसमें देखिए कहा गया 3 Rs। अब देखिए 3 Rs के बारे में आपको पता होना चाहिए। 3 Rs कौन कौन से होते हैं। तो जैसे रिड्यूस होता है, रिसाइकिल होता है और रीयूज होता है, और ये इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं सेव करने के लिए 3 Rs बनाए गए हैं, ठीक है। अच्छा ये बात, इसमें इस क्वेश्चन को एमसीक्यू में कैसे पूछा आएगा, तो आपको 4 R दिए होंगे, जैसे रिसाइकिल दे दिया, रिड्यूस दे दिया, रीयूज दे दिया, और एक और चौथा R दिया होगा, पूछा आएगा कौन सा इसमें इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए यूज नहीं होता है। तो आपको इन तीनों को याद रखना है कि 3 R का मतलब यही होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कहा गया द कॉन्सेप्ट दैट इनकरेजेस फॉर्म ऑफ ग्रोथ। अब देखिए एक ग्रोथ दी गई है, ग्रोथ का एक प्रकार दिया गया है। कैसा प्रकार है, दैट मीट्स द बेसिक ह्यूमन नीड्स। देखिए जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है हम लोग की, उसको तो वो ग्रोथ फुलफिल कर देगा। ऐसा डेवलपमेंट करना है जिससे हम लोग की जो बेसिक नीड्स हैं वो तो फुलफिल हो जाए, और साथ ही साथ दूसरी चीज ये भी दी गई है, वाइल प्रिजर्विंग द रिसोर्सेज फॉर नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उसके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है, पूछा गया है इस डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है, इस ग्रोथ को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसी के लिए 2015 में आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्टार्ट किए गए थे। कितने स्टार्ट किए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को स्टार्ट किया गया था। और कब तक इसको कंप्लीट करना है, कब तक अचीव करना है, सबको 2030 तक सबको अचीव करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन भी ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया माइनिंग कॉजेस पोल्यूशन। अब देखिए माइनिंग क्या होती है, जिसको खदान कहते हैं, ठीक है। जो माइंस होती हैं वहां पर आपको पता होगा कोयले की भी खदान हो सकती है, आयरन की भी खदान हो सकती है। तो जहां से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको माइंस कहते हैं। अब माइंस क्या करती है, दे कॉज पोल्यूशन बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्लैग विच इज डिस्कार्डेड एवरी टन ऑफ मेटल एक्सट्रैक्ट। देखिए होता क्या है, कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो ऐसा नहीं कि मेटल पूरा पूरा एक अचानक से निकल आता है। जैसे मान लीजिए आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है तो ऐसा होगा कि पहले आयरन ओर निकलेगा,
ठीक है। और आयरन ओर भी अचानक से नहीं निकल आएगा, बहुत बड़े बड़े ईंटे के ढेले निकलेंगे, उसमें से आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, फिर उस आयरन ओर में से आयरन निकाला जाएगा। मतलब ये बहुत ही लंबा प्रोसेस। और इसमें क्या होता है, बहुत सारा स्लैग, स्लैग इसमें लिखा हुआ है। तो स्लैग क्या है, स्लैग एक ऐसी इम्प्योरिटी कह सकते हैं जो ये जो आपको ये दिया गया है, जो भी मिनरल हम लोग को मिलता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। जो भी ओर मिलता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, और वही इम्प्योरिटी क्या कहलाती है, स्लैग कहलाती है। और ये स्लैग जो होता है इसको डंप करना बहुत ही कठिन होता है, और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं सॉलिड वेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये कह सकते हैं बिल्कुल कि जो माइनिंग होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है। बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ट्रू ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब देखिए हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है। हॉटस्पॉट का मतलब एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। जैसे आपने देखा होगा जंगलों में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके के जानवर पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं, तो इसी को क्या कहता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है। अब यही पूछा गया इनमें से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा है, तो इसमें फॉरेस्ट जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होगा। वन मेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज द नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड देयर। तो कैसे पता चलेगा वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है या नहीं है, तो आपको केवल ये देखना है कि उस क्षेत्र में या उस जगह में अगर बहुत सारे जीव जंतु पाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट में एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब चीज़ें पाई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कह सकते हैं। जैसे आपको पता होगा वेस्टर्न घाट्स जो है, ठीक है, ये एक तरीके का क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। कहाँ पर, भारत में। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया लीव्स ऑफ विच प्लांट इज यूज्ड टू मेक बीड़ी। अब देखिए बीड़ी एक चीज होती है, आपको पता होगा, जैसे सिगरेट होता है, तो जो अच्छे मतलब जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो सिगरेट पीते हैं, और जिनके पास थोड़ा कम पैसा होता है क्या पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, क्योंकि सस्ती मिलती है बीड़ी। आपने अक्सर देखा होगा जो भी आपके यहाँ मजदूर काम करने आता होगा वो बीड़ी अक्सर पीते हैं लोग, ठीक है। हालांकि बहुत सारी गलत चीजें हैं सब, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि जो लीव्स होती हैं बीड़ी की वो किसकी बनी हुई होती हैं, तो ये तेंदू के पत्ते की होती हैं, ठीक है। तेंदू एक पेड़ होता है, उसका पत्ता जो होता है उससे बीड़ी बनती है। तो बीड़ी आप लोग अगर देखेंगे तो ब्राउनिश कलर की होती है, तो जो उस पे पत्ते से जो लपेटी गई है बीड़ी, ठीक है, बीड़ी जो होती है वो पत्ते से लपटी होती है, वो पत्ता किसका है, तेंदू का है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी इन राजस्थान कंसीडर्ड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैज बीन अ रिलीजियस टेनेट। अब देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है, एक कम्युनिटी के बारे में पूछा गया है कि कौन सी कम्युनिटी ऐसी है राजस्थान की, मेनली राजस्थान की ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो फॉरेस्ट को कंजर्व करना, मतलब पेड़ को बचाना, फॉरेस्ट को बचाना, वाइल्ड लाइफ को बचाना अपना एक तरीके से रिलीजियस ये कह सकते हैं कि मतलब उनका रिलीजियस कर्तव्य है ये। तो ये कौन सी जनजाति के बारे में बात हो रही है, तो गोंड्स के बारे में बात नहीं हो रही, गढ़वाल के बारे में बात नहीं हो रही, बिश्नोई के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, बिश्नोई इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करी गई है, हैज रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड एन अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जो अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो याद रखिएगा इसके आगे फील्ड दे दी गई है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में दिया जाता है। इन दी मेमोरी ऑफ अमृता देवी बिश्नोई, अब किसकी मेमोरी में, किसकी याद में दिया जाता है, तो अमृता देवी बिश्नोई की याद में दिया जाता है। अब ये कौन है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था, ठीक है। इन्होंने अकेले नहीं किया था, इनकी 2 लड़कियां थी, उन्होंने भी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी, और उसके साथ ही साथ गांव के 363 मेंबर्स थे जिन्होंने खेजड़ी ट्रीज को बचाने के लिए, देखिए दिया ना, तो खेजड़ी ट्रीज को बचाने के लिए एक खेजराली विलेज है, वहां पर इन लोग ने क्या करा था, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। मतलब लोग पेड़ को काटने आए थे और ये लोग क्या किए थे, पेड़ से मेनली चिपक गए थे या रोकने की कोशिश करी, तो इनको मार दिया गया था, ठीक है। ये यहाँ राजस्थान के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने आदेश दिया था, तो इसलिए इनको मतलब अब सम्मान दिया जाता है। उसके बाद से ये जो बिश्नोई हैं, यही कहता है कि जो बिश्नोई हैं वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अपना एक ये कह सकते हैं कि बिश्नोई जो जनजाति है या बिश्नोई जो समाज है वो वाइल्ड लाइफ को अपना एक तरीके से भगवान मानता है। तो इसीलिए यही बात कही गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कब सेक्रीफाइस इन्होंने अपनी लाइफ को किया था, 10th क्वेश्चन में मेनली ये चीज पूछी गई, तो सेक्रीफाइस किया था 1731 में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। क्वेश्चन में पूछा गया है कहाँ पर लोकेटेड है, तो आपको पहले इसका लोकेशन बता देते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। एल्पाइन मीडोज यहाँ पाए जाते हैं विच वर ग्रेज्ड बाय शीप इन समर। अब देखिए एल्पाइन मीडोज क्या होते हैं, ठीक है, तो मीडोज मतलब ग्रासलैंड्स होते हैं, घास के मैदान होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है। और मेनली यहाँ पर जो शीप होती हैं वो चरने के लिए आती हैं, घास चरने के लिए आती हैं, समर में मतलब गर्मियों में,
ठीक है, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा क्या गया था कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12th क्वेश्चन में कहा गया चिपको आंदोलन के बारे में यहाँ पर बात करी आ रही है। नाम से पता चल रहा है चिपको, अब किससे चिपकना है, तो चिपकना है ट्रीज से। तो देखिए कहा गया है हग द ट्रीज मूवमेंट, तो चिपको आंदोलन को एक और नाम दिया गया हग द ट्रीज मूवमेंट। was a result of grassroot level effort to end the alienation of people from their forest। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि चिपको मूवमेंट, जो चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ है, चिपको मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो क्यों स्टार्ट हुआ, वो मेनली इसलिए स्टार्ट हुआ था कि जो लोग फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं, जब लोग फॉरेस्ट काटने के लिए आते थे, पेड़ काटने के लिए आते थे, तो लोग क्या करते थे, पेड़ से चिपक जाते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते थे कि वो जो दिखाना क्या चाहते थे, वो बताना चाहते थे लोगों को कि फॉरेस्ट जो है, पेड़ जो है कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड ये आंदोलन था। तो बिल्कुल बात सही है, सारी बातें यहाँ पर जो कही गई हैं उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following movement originated from an incident in remote village called रेनी in गढ़वाल। तो देखिए रेनी एक विलेज है जो गढ़वाल में है, और वहाँ उसमें एक वहाँ पर भी एक इंसिडेंट हुआ, और वहाँ से भी एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, जिसको कहा गया था क्या, इसको कहा गया था चिपको मूवमेंट। ठीक है, तो साइलेंट वैली मूवमेंट जो है, वो साइलेंट वैली अगर आप देखेंगे तो केरला में पड़ती है। ये भी एक तरीके का अगर आप देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ पर भी मूवमेंट चलाया गया था साइलेंट वैली को बचाने के लिए। एपिको जो मूवमेंट है बिल्कुल चिपको मूवमेंट की तरह है, लेकिन ये साउथ का है। ठीक है, ये आप देखेंगे तो हिमाचल में, मतलब मेनली अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में हुआ था ये। एपिको देखेंगे तो कर्नाटक के आसपास हुआ था ये। तो इस तरीके से सारी की सारी ये जो तीनों स्कीम्स दी गई हैं, तीनों जो मूवमेंट दिए गए हैं, वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए स्टार्ट किए गए थे। 14 क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया इन 1972, तो 1972 की बात हो रही है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इट्स फेलियर इन रिवाइविंग द डिग्रेडेड डैश फॉरेस्ट। तो देखिए वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी वो फेल हो गई थी, और उन लोग ने क्या किया था कि जो एक तरीके से कह सकते हैं जो साल के फॉरेस्ट थे, साल एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्री होता है, उसके जो फॉरेस्ट थे उनको रिवाइव नहीं कर पाई, वो धीरे धीरे करके कट रहे थे और वो खराब हो रहे थे, और वो कहीं ना कहीं जो वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसको रिवाइव नहीं कर पाया। तो यहाँ पर साल फॉरेस्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, द डिपार्टमेंट, और बाद में क्या था, बाद में डिपार्टमेंट ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी, और कहीं ना कहीं जो अराबरी जो फॉरेस्ट रेंज है, वहां पर एक तरीके से कह सकते हैं कि साल फॉरेस्ट बहुत तेजी से ग्रो होने लग गए थे। नेक्स्ट पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग विद विलेजर्स वाज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ 1272 हेक्टेयर्स ऑफ बैडली डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट। अब देखिए यहाँ पर जो बैडली डिग्रेड हो गया था, अभी हमने आपको बताया मिदनापुर में एक जगह थी जो वेस्ट बंगाल में है, वहां पर मेनली क्या था कि साल के जो फॉरेस्ट थे वो बहुत तेजी से डिग्रेड हो रहे थे। तो जब ये डिग्रेड हो रहे थे तो इसी के खिलाफ, या मतलब इसको बचाने के लिए ये जो AK बैनर्जी जी थे, ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा, इसके AK बैनर्जी जी हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, कई सारे स्कीम्स, मतलब ये कह सकते हैं कई सारे उन्होंने स्टेप उठाए, जिससे ये जो साल के खेत थे या साल के जो फॉरेस्ट थे वो फिर से सही होने लग गए थे, फिर से वो अपनी मतलब उसमें आ गए थे, स्पीड में आ गए थे। ठीक है, एक्टिव, उसके बाद देखिए कहा भी गया है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है लोकल कम्युनिटी का, सरकार का भी बाद में पार्टिसिपेशन रहा। ठीक है, अरावरी के फॉरेस्ट में, और कहीं ना कहीं रिकवरी अच्छी खासी हो गई थी साल फॉरेस्ट की। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया लोकल सिस्टम ऑफ कैनाल इरिगेशन कॉल्ड कुल। अब देखिए यहाँ पर कुल्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि जो लोकल सिस्टम है कैनाल इरिगेशन का, जिसको कुल कहते हैं, ये मेनली कहाँ पर प्रैक्टिस होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और ये जो प्रैक्टिस होता चला रहा है 400 साल पहले से प्रैक्टिस हो रहा है, आज भी अगर देखेंगे तो हो रहा है, ये हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल हैज ब्रॉट ग्रीनरी टू कंसिडरेबल एरियाज ऑफ। देखिए एक ऐसे एरिया के बारे में बात हम लोग करेंगे यहाँ पर जहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं था, और उस जगह पे क्या किया गया, इंदिरा गांधी कैनाल बनाया गया, जिससे क्या हुआ कि पानी को डाइवर्ट कर दिया गया। अब आपको क्वेश्चन में ही बताना है, देखिए यहाँ पर 3 जगह आपको दी गई है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो कौन सी जगह है जो पानी में बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है, वो है राजस्थान। तो राजस्थान में ही इंदिरा गांधी कैनाल बनाया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। इसमें कहा गया टिहरी डैम इज ऑन रिवर। अब देखिए अगर आप NCERT देखेंगे तो क्या कहा गया है, टिहरी डैम जो है वो गंगा रिवर पे है, लेकिन अगर आप नेटवेट पे सर्च करेंगे तो भागीरथी दिया गया है। ठीक है, और इसका सही आंसर भी भागीरथी है, क्योंकि गंगा जो है बहुत बाद में बनती है। ठीक है, भागीरथी अगर देखेंगे शुरुआत में जो गंगा है उसका नाम तो भागीरथी है, और जो डैम बना हुआ है भागीरथी पे बना हुआ है, तो इनडायरेक्टली उसको गंगा भी कह सकते हैं, लेकिन जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका देखा जाए तो भागीरथी है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, हमने आपको दोनों तरीके इसको बता दिए करने के।
अगर मान लीजिए ऑप्शन में गंगा और भागीरथी दोनों रहे तो आप भागीरथी लगाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए गंगा है भागीरथी नहीं तो आप गंगा लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बात हो रही है। अब देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी को नहीं बचाना है यहाँ पर। ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था मेनली मेधा पाटकर जी एक थी, उन्होंने इस आंदोलन को स्टार्ट किया और इसमें था क्या कि नर्मदा रिवर पे डैम बनाया जा रहा था, बहुत ऊंचा बांध बनाया जा रहा था, डैम बनाया जा रहा था। उस डैम का नाम था सरदार सरोवर डैम। ठीक है, ये पूछा गया कौन सा डैम बन रहा था। ठीक है, तो सरदार सरोवर डैम इस पे बनाया जा रहा था, तो इसका सही आंसर तो सरदार सरोवर हो जाएगा। अब इसकी हाइट बहुत ज़्यादा रखी गई थी जिसकी वजह से क्या था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। आसपास के जो विलेजेस थे, कभी हो सकता है बांध टूट जाए तो उसमें पानी आ सकता था। ठीक है, ये कह सकते हैं जो वहाँ की डाइवर्सिटी थी वो कहीं ना कहीं नुकसान में आ सकती थी। बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें देखी जा रही थी, जो भी वहाँ एनजीओज थे सब देख रहे थे इस चीज़ों को। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया था, मतलब ये लोग ये डिमांड कर रहे थे कि जो इसकी हाइट है बहुत ज़्यादा ना बढ़ाई जाए और हो सके तो इस बांध को भी यहाँ ना बनाया जाए। ठीक है, तो सरदार सरोवर डैम जो बांध बन रहा था उसी को लेके इतना बवाल चल रहा था। नेक्स्ट पे आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है? एम्फेसाइजेस साइंटिफिक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो मेनली दो चीज़ों पे एम्फेसाइज करता है। पहला साइंटिफिक सॉइल पे यूज एम्फेसाइज करता है, मतलब सॉइल कंजर्वेशन पे एम्फेसाइज करेगा, और वाटर कंजर्वेशन पे एम्फेसाइज करता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बायोमास प्रोडक्शन। और क्यों एक मतलब क्या इसका मेन पर्पस है? इसका मेन पर्पस ये है कि जो बायोमास का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाए। बात बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया कोल एंड पेट्रोलियम हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम बायोमास। अब देखिए कोल और पेट्रोलियम किससे बनती हैं? तो कोल और पेट्रोलियम बनती हैं किससे? बायोमास से बनती हैं, इन एडिशन टू कार्बन। अब देखिए बायोमास में क्या क्या मिलता है, या कोल एंड पेट्रोलियम में हमको क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब किस किस चीज के बने होते हैं? तो कार्बन का बना होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और सल्फर भी होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात कही गई, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ट्रू ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। आज का आखिरी सवाल है, इसमें देखिए क्या कहा गया। When combustion takes place in insufficient air। देखिए जब कंबशन होता है, तो कंबशन का मतलब क्या है? किसका कंबशन होगा? कोयले का। तो कार्बन की रिएक्शन अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है तो O2 के प्रेजेंस में होती है और क्या बनाता है? CO2 बनाता है। अब मान लीजिए जो यहाँ पर कहा गया इनसफिशिएंट एयर है। इनसफिशिएंट का मतलब जो एयर है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो कम है। अब जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये बहुत ही खतरनाक गैस होती है। मतलब ये अगर हम लोग के मतलब कभी कोई सर पे भी चढ़ जाती है जिसकी वजह से लोगों की डेथ भी हो जाती है, तो बहुत खतरनाक गैस है। तो यहाँ पर देखिए यही बात कही गई है। इसके बाद कुछ और बातें देख लेते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, मतलब यहाँ पे 3 के ऑक्साइड दिए गए हैं, जैसे सल्फर का ऑक्साइड दिया है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड दिया है और कार्बन का मोनोऑक्साइड दिया है। ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा पॉइजनस है और हाई कंसेंट्रेशन में मेनली अगर आप देखेंगे जहाँ पर भी कोई चीज़ जलाई जाती है, जैसे कोयला जल रहा है, ठीक है, रिफाइनरीज लगी हुई, तो वहाँ पर ये सारी गैसेज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, देखने को क्या मिलेंगी? मतलब एटमॉस्फेयर में घुल जाती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड तो अपने आप में ही बहुत ही खतरनाक गैस है, क्योंकि ये क्या है? ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ मेथड्स दिए गए हैं जो भारत में मेनली प्रैक्टिस होते थे बहुत पहले से। उसमें नाम आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कहाँ पे यूज होता था, जैसे खादिन्स हो गया, टैंक्स हो गए, नदीज हो गई, तो ये राजस्थान की हैं। ठीक है, बंधाराज और ताल्स हो गए महाराष्ट्र में, बुंदीज जो होती है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, आहार स्पाइंस जो है वो बिहार में है। कुल की बात अगर करी जाए, अभी हमने क्वेश्चन भी एक कराया था, हिमाचल प्रदेश में है। फॉन्ड जो है, ठीक है, इन द कांदी बेल्ट, ये जो जम्मू रीजन में है। ठीक है, एरीज की बात अगर करी जाए कहाँ पर? तमिलनाडु में है। सुरंगम्स जो है वो केरला में है। कट्टास कहाँ पर है? तो ये कर्नाटका में है। तो इस तरीके से कुछ एंशियंट वाटर हार्वेस्टिंग के मतलब नाम है जो बताए गए हैं। तरीके सबके सेम है, वाटर हार्वेस्ट मेन पर्पस सबका एक ही है। तो इस तरीके से हम लोग ने अप्रॉक्सीमेटली 22 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और ये पहला वीडियो है जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोग अपना फेस भी सामने लेके आ रहे हैं, जिससे हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फेस टू फेस जब हम लोग आपको देखते हैं, मतलब जब आप टीचर को देखते होंगे या जो पढ़ा रहा है उसको देखते होंगे, तो हो सकता है कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि इसी मेथड में हम लोग को पढ़ाना चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और अगर कोई इंप्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, जिससे और भी अच्छे आगे वीडियोस बन सके। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।